बारिश वाली एक ठंडी शाम थी। बिजली बार बार चमक रहे थे और गरज से खिड़कियां कांप रही थे। कोलकाता की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से दूर ईडन अस्पताल का पुराना पत्थर सा दरवाजा धीमे चड़मड़ाता हुआ खुला। अंदर गर्मी नहीं, एक अजीब सी सीलन और दवाई की गंध भरे थे, जिसमें किसी सड़े हुए कपड़े जैसी हल्की सी बू मिली हुई थी। दीवारों पर लटकी बहुत पुरानी तस्वीरों के चेहरे बिजली के चमक में ऐसे लगते थे मानो पल के झपकाते ही देखने लगे। डॉक्टर रिया ने उस दिन अस्पताल में रात की पहली नौकरी शुरू की। जब उन्होंने अपना रेनकोट उतारा तो उनका स्टेथोस्कोप बहुत ठंडा लग रहा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ी नर्स बैठी थी। उन्होंने कांपते हाथों से रिया को लॉकर की चाबी दी और धीरे से कहा, रात को लिफ्ट का सबसे नीचे वाला बटन मत दबाना, वो जगह बंद है। नर्स की आवाज में डर था, लेकिन रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। कार्डियो वार्ड का लंबा रास्ता था और पीली रोशनी से भरा था। थोड़ी थोड़ी देर में ट्यूबलाइट झपकती और छत से पानी टपकता रहता। फर्श पर पुरानी व्हीलचेयर के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी से खींचा हो। चलते चलते रिया को लगा कि कोई पीछे रो रहा है। सिसकी की आवाज आ रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ हवा थे, लेकिन फर्श पर गीले पंजों के निशान चमक रहे थे जो मुर्दा घर की तरफ जा रहे थे। रिया ने गहरी सांस ली और कॉपी में लिखा और ड्यूटी रूम में पहुंच गई। रात के 11 बजे इमरजेंसी वाला फोन टन टन करके बजा और फिर अचानक चुप हो गया। स्क्रीन पर एक नया मरीज का नाम आया। नाम रुक्मणी, उम्र 25 साल, बीमारी अजीब बुखार। खास बात, ऑपरेशन मत करना, ये पहले ही मर चुकी है। रिया ने फाइल उठाई और डर गई। उस पर डॉक्टर कुणाल के साइन थे, वही बड़े डॉक्टर जिनकी सब लोग तारीफ करते थे। वो सीधे आईसीयू में चली गई। आईसीयू में रोशनी और भी कम थी। मशीन पर हर धड़कन धीमी बीप बीप की तरह बज रहे थे और ठंडी हवा चल रहे थे। बिस्तर पर रुक्मणी लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसके पैर के पास बंधी पर्ची। उस पर लिखा था डिसीज्ड। इसका मतलब होता है कि वो मर चुकी है। रिया ने जल्दी से उसकी नब्ज देखी। वो चल रहे थे। तभी मशीन की लाइन सीधी हो गई। एक लंबी आवाज आई। रिया झुककर देखने लगी तो अचानक मशीन पर धड़कन फिर से दिखने लगी। रुक्मणी की पलकें भी हिलने लगी। रिया डर कर पीछे हट गई। तभी किसी ने पीछे से धीरे से कहा, ऑपरेट करो। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कान में ही कोई बोल रहा हो। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया जल्दी से डॉक्टर कुणाल के ऑफिस पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रहे थे, जैसे दो लोग बातें कर रहे हों। रिया ने झांक कर देखा। कुर्सी पर सिर्फ डॉक्टर कुणाल थे, लेकिन उनका चेहरा अजीब लग रहा था। पीली रोशनी में उनकी आंखें बहुत काली दिख रहे थे। टेबल पर एक मोटी लाल रंग की डायरी खुले थे, जिसके पन्ने बिना हवा के अपने आप ही पलट रहे थे।
डॉक्टर रिया, पहली रात को इतनी ही रिपोर्ट? कुणाल ने बिना मुस्कुराए कहा, सर मरीज जिंदा है, लेकिन फाइल में डिसीज्ड लिखा हुआ है। कुणाल हल्की सी हंसी हंसे। रिकॉर्ड रूम की गलती होगी, आप वार्ड 13 में देखिए, वहां किसी को मत भेजना। उनकी आवाज में चेतावनी थी, मानो वहां कोई वर्जित रहस्य हो। रिया वापस जाने लगी तो रास्ते में लिफ्ट अपने आप ही खुल गए। अंदर बहुत ठंडी हवा थी। लिफ्ट में नंबर 0 यानी कि बेसमेंट चमक रहा था, वही जगह जहां जाने से नर्स ने मना किया था। लिफ्ट की लाइटें हिल रही थी और अंदर से धीरे धीरे लोरी जैसी आवाज आ रही थी। रिया डर गई, फिर भी उसने झुक कर देखा। फर्श पर डॉक्टर का कोट पड़ा था, जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और लोरी की आवाज भी तुरंत बंद हो गई। रिया ने खुद को संभाला और फिर आईसीयू में पहुंची। इस बार बिस्तर खाली था, चादर नीचे गिरे थे जैसे किसी ने खींच कर फेंक दी हो। कमरे के कोने में पर्दा हिल रहा था। रिया ने टॉर्च से देखा, पर्दे के पीछे रुक्मणी खड़ी थी। उसका चेहरा बदला हुआ था, पीली आंखें, लाल और होठों पर उदास मुस्कान थे। फिर वो गायब हो गई। पर्दा फिर से शांत हो गया। रिया पीछे भागी और गलियारे में गिर गई। तभी उसे जमीन पर कुछ लिखा दिखा, गरम खून से वार्ड 13। लिखावट ताजी थी पर कोई दिख नहीं रहा था। रिया डर गई और उसने सोचा कि सच पता किए बिना वो रुकेगी नहीं। उसने नर्स अंजलि को साथ लिया। दोनों पुरानी सीढ़ी से वार्ड 13 की तरफ गईं। रास्ते में दीवार पर जले हुए पोस्टर मिले, बहुत पुराने ऑपरेशन के नोटिस। सब मरीजों की एक ही तारीख, एक ही उम्र और सबकी मौत के कारण पता नहीं। वार्ड 13 का दरवाजा पुराना था, जैसे ही हाथ लगाया वो खुल गया। अंदर धूल से भरी टेबलें थीं जिन पर पुराने औजार रखे थे। एक टूटा हुआ स्ट्रेचर भी था और एक बड़ा फ्रीजर भी। फ्रीजर के शीशे पर हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से मदद के लिए मारा हो। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रिया ने देखा डॉक्टर कुणाल खड़े थे और उनके साथ 3 और डॉक्टर भी थे, जिनके चेहरे पर अजीब मास्क लगे थे। रिया, तुम्हें तो खुद ही आना था, कुणाल ने धीरे से कहा। मास्क पहने डॉक्टरों ने धीमी रोशनी में गोल घेरा बनाया। औजार चमक रहे थे। दूर दीवार पर लगी घड़ी रुक गई। टिक टिक बंद। कमरे में सिर्फ रिया की ही सांसें और आवाजें आ रही थी। लेकिन तभी ऊपर से ठंडी हवा आई और सब मेज कुर्सी हिलने लगी। फ्रीजर अपने आप ही खुल गया और उसमें से एक धुंधली सी चीज निकली। रुक्मणी, उसकी आंखें खाली थी पर उसने इशारा किया, भागो। कमरा एकदम ठंडा हो गया। मुंह से भाप निकलने लगी। औजार जोर से हिलने लगे। लाइटें बंद हो गई और एक तेज चीख सुनाई दी। मास्क पहने डॉक्टर डर के मारे दरवाजे की ओर भागे, पर दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। रिया ने अंधेरे में टॉर्च घुमाए। कुणाल दीवार से लगे डर से कांप रहे थे। अचानक छत से पानी की तेज धारा गिरी,
जिसकी गंध ऐसी थी जैसे खून में कुछ मिला हो। कुणाल की आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से कहा, ये मेरे बस में नहीं, किसी ने उसे जगा दिया। उसी समय अलार्म बजने लगा। पुलिस और टेक्नीशियंस की लाइटें बाहर दिखाई दी। जैसे ही दरवाज़ा टूटा, ठंडी हवा गायब हो गई, कमरा रोशन हो गया, पर मास्क पहने डॉक्टरों के कोट वहीं थे। लोग गायब, बस फर्श पर पानी में मिला लाल रंग था और एक पुरानी फोटो मिली, कुणाल और उनके दोस्तों के साथ रुक्मणी ऑपरेशन थिएटर में। फोटो पिछले साल की थी। अगली सुबह अखबार में बड़ा मजाक लगता हेडलाइन छपा, ईडन अस्पताल के वार्ड 13 में रहस्यमयी घटना, जांच जारी। कुणाल को काम से निकाल दिया गया और वार्ड 13 को बंद कर दिया गया। रिया ने छुट्टी ली, लेकिन जाते समय उसने गलियारे में फिर से वही धीमी लोरी सुनी और हवा में किसी ने कान में धीरे से कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रिया ने मुड़कर देखा। लॉबी बिल्कुल खाली थे, पर फर्श पर पानी के निशान चमक रहे थे जो सीधे वार्ड 13 की ओर जा रहे थे। उसके बाद से रिया ने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी उस हॉस्पिटल की तरफ नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम अमन है, पूरा नाम अमन खान। मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक बीवी है और 2 छोटे छोटे बच्चे। आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब ये बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ हुई वो घटना जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया, वो हर समय मेरे जहन में तैरती रहती है। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना। आज भी वो घटना, वो हादसा मेरे दिमाग में ही है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में सिहरन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्तों पर अकेला नहीं जाता। बात 1990 की है। ये वो दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मैं तो कभी चाह कर भी नहीं भूल सकता। मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 90 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल ला कर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बाद बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर था।
मगर मास्टर जी के घर और हमारे घर का करीब 10 किलोमीटर का फासला था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला ये हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज का मामूल बन गया था मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक जो रास्ता गांव के दाएं तरफ से होकर जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना। गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। मेरे दिल में ये उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में ऐसा क्या है। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहां से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज जाने लगा। मगर दिक्कत ये थी कि मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे, इसलिए इम्तिहान सर पर थे। आते आते रात हो जाया करती थी। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस दूसरे रास्ते की तरफ से एक बार ट्राई मारा जाए, शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसमें मेरी जिंदगी बदल गई। आज भी मैं सोचता हूं कि क्यों मैं उस रास्ते पर गया था। आज भी मैं सोचता हूं कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी, आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर जाने से मना करती है। नौजवानों की उम्र थी। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूंगा और उसी रास्ते से निकलूंगा जहां माँ मना करती थी। और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल दिया और गांव के दाहिनी तरफ से मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी, जहां से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब मैं उस तरफ चल दिया तो मैंने महसूस किया कि वहां पर झाड़ियां बहुत है। साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने साइकिल पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊंगा और झाड़ियां काट लूंगा। दूसरे दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियां थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते चला गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वहां से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था। फासले पर अमूमन मुझे 2 घंटे लगते थे और झाड़ी वाले रास्ते से मैं आधे घंटे में ही वहां पर पहुंच गया। मैंने सोचा कि माँ बेकार में ही परेशान हो रहे थे, यहाँ तो मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, वो यहाँ से आने की वजह लंबे रास्ते से होकर आते हैं और इस रास्ते पर बेवजह ही डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वो एक सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए, बोले कि मैं बड़ा जल्दी आ गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहां पर जाते हुए मजा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी ही धुन में बहुत तेजी से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज थी और मैं उसी रास्ते से निकल कर जा रहा था। प्यास बहुत तेज लग रहे थे मगर पानी नहीं था, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रहे थे। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। रात हो चुकी थी। आज मास्टर जी काफी देर तक पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा जल्दी ही पहुंच जाता हूं, कौन सा मास्टर जी या फिर घर वाले शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी
और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक और चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में एक और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में कौन रहता होगा? शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो हमारे ही गांव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। ये सोचकर ही मेरे कदम उस घर की ओर मुड़ गए। मुझे पता ही नहीं चला। घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा सा नर्वस हो गया। सोचा कि हो सकता है घर में कोई ना हो। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है, कोई भी हो या कोई ना भी हो, पानी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। ये सोच ही रहा था कि ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास से बहुत तेजी से निकला। क्योंकि मैं सोच रहा था, उसके अचानक निकल जाने पर मैं पूरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा कि वो सिर्फ एक काली सी बिल्ली थी जो दरवाजे के पास से थोड़ी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई थी, उसी में से घर के अंदर घुस गई। फिर मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई कि मैं बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया पर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने आवाज़ लगाई, घर पर कोई है? मुझे एक गिलास पानी पिला दें, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। और जो आवाज़ आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज़ थी। उसने कहा, घर पर कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज़ सुनकर और उत्सुकता पैदा हो गई। शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज़ लगाई, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, रुकिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत सा हाथ पानी का गिलास लिए मेरे सामने हाजिर थे। उसने चेहरा नहीं दिखाया। मैंने गिलास ले लिया और पी लिया। मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हाथ इतना खूबसूरत, इतना गोरा था कि अंधेरे में भी चमक रहा था। मैंने पानी पिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये पानी कुछ अजीब सा है। उसकी गंध थोड़ी अजीब सी है और थोड़ा चिपचिपा सा है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। अंधेरे में उस गिलास के नीचे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने वो गिलास झुकाकर अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि लाल लाल खून था। मैंने गिलास वहीं फेंक दिया। तभी अचानक से दरवाज़ा पूरा खुला और वो खूबसूरत हाथ जिसका था, मुझे उसका चेहरा नजर आया। वो चेहरा मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो जो कुछ भी था वो इंसान तो नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर पूरी तरह से कीड़े रेंग रहे थे। सिर पर बाल आधे जले हुए और चिपके हुए थे। बस वो हाथ ही था जो थोड़ा खूबसूरत था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है।
मैं समझ गया था कि अगर मैं यहाँ यूं ही पड़ा रहा तो फिर मेरी जान जाएगी। मैं जल्दी से ज़मीन पर से उठा और गिरते पड़ते भागते हुए अपनी साइकिल के पास आया और जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर भागते भागते घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने सबको पूरी बात बता दी। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपने अंदर उस चीज़ को रख नहीं सका। जिसके बाद पहले तो घर वालों ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बताया कि दरअसल उस रास्ते पर उस चुड़ैल का वास है। वो उसी झोपड़ी में रहती है और लोगों को मार डालती है। जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं वो उनको अपना शिकार बनाती है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे गले में मौलवी साहब का दिया हुआ वो ताबीज़ था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। मगर वो चेहरा, वो पूरा घटना मेरे दिमाग में जैसे बैठ सा गया और ये काफ़ी सालों तक चला। मैं बहुत ही परेशान सा रहने लगा था। रातों को नींद नहीं आते थे। मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया।